बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। प्रीवियसली हम मियोसिस की सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं। इससे पहले माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस को हमने डिटेल से पढ़ा। आज हम इन दो प्रोसेसेस को कंपेयर करने जा रहे हैं अपने एसएलओ की डिमांड के अकॉर्डिंग, माइटोसिस और मियोसिस। कहने को एग्जामिनर चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरह के एसएलओ से शॉर्ट और एमसीक्यूज वो पूछेगा। लॉन्ग को हम कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। नॉलेज भी एसएलओ बेस्ड ही है, कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। अब अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज भी आ जाएंगी और डिफरेंसेस भी आ जाएंगे। स्टार्ट में अगर हम कहें तो आप सिमिलैरिटीज में कह सकते हो ना कि ये दोनों असल में सेल डिवीजन की ही टाइप्स हैं जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एडवांस सेल डिवीजन नहीं होती। माइटोसिस और मियोसिस एडवांस फॉर्म्स हैं सेल डिवीजन की, वहां पे सिंपल सेल डिवीजन है। अगर हम आगे हायर ग्रेड्स में जब पढ़ेंगे तो वहां आपको बताऊंगा। नाम अगर लिखना चाहो तो इसे आप बाइनरी फिजन बोलते हो। प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन होती है, जबकि यहां आपके पास माइटोसिस और उससे भी एडवांस मियोसिस हो रही है। इनमें कॉमनैलिटीज भी हैं और इनके अपने अपने डिफरेंसेस भी हैं। माइटोसिस जहां आपके पास ग्रोथ करवा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इंजर्ड पार्ट जो है, डैमेज बॉडी पार्ट्स जो हैं, उनको हील करवाता है, फिक्स करवाता है। ठीक है, तो वहीं हम कहते हैं कि मियोसिस फिर क्या कर रही है, ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प दे रही है, ऑफस्प्रिंग बनाने में यूज होती है। तो एक ने ऑफस्प्रिंग जनरेट करने में प्रोसेस में रोल प्ले करना है, दूसरे ने अब जब वो ऑफस्प्रिंग बन के ग्रो कर रहा है, उसको इंजरीज आ रही हैं, तो दूसरा प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व है। तो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। सिमिलैरिटीज देखते हैं जी। दोनों ही न्यूक्लियर डिवीजन की टाइप है, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके पास जब भी सेल डिवीजन हो रही है, चाहे माइटोसिस है या मियोसिस है, पहले आपके पास कैरियोकाइनेसिस होगी। और जब आपके पास कैरियोकाइनेसिस हो रही है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। हां, जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो अब आप देख सकते हो कि वहां माइटोसिस भी और मियोसिस भी हो सकती है। तो यहां तक आपके पास सिमिलैरिटी है। दोनों में हमें मालूम है कि आपके पास सेल डिवीजन जब हो रही होती है और सेल इंटरफेज में से गुजरता है, तो इंटरफेज के एस फेज में वहां जो सेल का डीएनए है उसकी कॉपी बनती है। फिर उसके बाद आप देखते हो सेल आगे प्रोसीड करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, ये आपके पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। याद है, सेंट्रियोल से हमने कहा था स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, और वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, और जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं। और मियोसिस के केस में, मियोसिस 1 में होमोलोगस पेयर्स डिवाइड करते हैं। तो ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं और उनको बनाने वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये दोनों प्रोसेसेस का हिस्सा होते हैं। दोनों जगह इनकी इंपॉर्टेंस है, और वो क्या, इनका काम क्रोमोसोम्स को मूव करवाना है। दोनों में ही हमने देखा था, चाहे माइटोसिस है, मियोसिस है, मियोसिस में भी मियोसिस 1 है या मियोसिस 2 है, आपके पास सब फेसेस थे इनके, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। हां, मियोसिस में हमने देखा था कि आपके पास सेल डिवीजन 2 दफा हो रही थी, तो सेल को इन सब फेसेस में से 2 दफा गुजरना पड़ता था। लेकिन बहरहाल सिमिलैरिटी है क्योंकि सब फेसेस सेम है। दोनों में हमने देखा कि जब क्रोमोसोम मूव करते हैं तो असल में जेनेटिक मटेरियल जो है ये सेपरेट होता है। ठीक है, हमारे पास माइटोसिस के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। हमने पढ़ा
मियोसिस वन के अंदर हमारे पास होमोलोगस पेयर एक दूसरे से अलग होता है, और मियोसिस टू में माइटोसिस की तरह सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास सिमिलैरिटीज हैं। दोनों में हम देखते हैं कि जब माइटोसिस और मियोसिस हो जाती है तो जो सेल है ना, अब उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, जिसे हमने साइटोकाइनेसिस बोला था। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद दोनों में आप देखोगे कि स्टेप वहां रुकेगा नहीं, अगला स्टेप होगा साइटोप्लाज्म की डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस का। हां, कहते हैं इस सब सिमिलैरिटीज के बावजूद आप देखते हो कि एट द एंड जब माइटोसिस और मियोसिस हो जाती है तो जो रिजल्ट है, जो सेल बन रहा है, इनमें फर्क होता है। और इसी वजह से आप देखते हो कि इनमें कुछ स्टेप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं, वहीं पे इनके दरमियान डिफरेंस आता है। आई होप आपको सिमिलैरिटीज जो है वो क्लियर होंगी। अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप, डिपेंड करता है कि वो सिमिलैरिटीज पूछ रहा है या डिफरेंस पूछ रहा है, यू कैन डिस्क्राइब सिमिलैरिटीज वेरी वेल। चले जी, इसको हम जूम करेंगे। ठीक है, जूम करके ही पढ़ते हैं ताकि स्क्रीन पे आपके लिए इजी रहे। अब हम आ रहे हैं डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस जो है ज्यादा चांसेस है कि इसमें से पूछे, और मैंने इंटेंशनली डिफरेंस ज्यादा लिख दी है। आप, डिपेंड करेगा क्वेश्चन मार्किंग पे। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन स्कीम है, जब हम इसको आने वाले लेक्चर्स में डिस्क्राइब करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैक्सिमम लिमिट उसकी 3 है, और मिनिमम अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नंबर हो सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन के तो वो 0.5 है। ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स 3 ही होंगे फेडरल बोर्ड वालों के लिए। हां, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसके आंसर के कंबाइंड 3 नंबर है, और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें उसने आपसे 6 इंफॉर्मेशन पूछी है और हर इंफॉर्मेशन जो है वो 0.5 मार्क्स कैरी कर रही है। ठीक हो गया। अब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए देखना है कि वो जब क्वेश्चन आपको देगा तो आगे वो क्या कह रहे हैं, 3 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास मार्किंग क्राइटेरिया थोड़ा मुख्तलिफ है। और अगर 0.5 है जिसके चांस ज्यादा है कि वो आपके पास 0.5 वाली साइड पर जाएगा, तो इसका मतलब है आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तब आपके पास 3 मार्क्स पूरे होते हैं। तो मैंने 14 तक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस वाले लेक्चर्स अच्छे से समझ लिए तो आप देखोगे हमारे लिए इसको वाइंड अप करना कितना आसान हो जाएगा। वो जो सारा माइटोसिस और मियोसिस है, हमने 1 से 1.5 पेज के टेबल में उसको समराइज कर दिया। चले जी, पहला एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है। माइटोसिस आपके पास तब होगी जहां या जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था ऐसी रिप्रोडक्शन है जहां पे आपके पास एक पेरेंट सेल होता है, ठीक है, या एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है। जब उससे ऑफस्प्रिंग बनते हैं या डॉटर सेल्स बनते हैं एक पेरेंट सेल या एक पेरेंट बॉडी से, तो आप उसको बोल रहे होते हो ये एसेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें आप देखते हो मियोसिस इन्वॉल्व होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके पास दो ऑर्गेनिजम्स या दो सेल्स जो हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन के केस पे। जैसे अगर हम मेल में देखें तो आपके पास स्पर्म्स बन रहे हैं मेल पेरेंट सेल से, और फीमेल में देखें तो वहां जो पेरेंट सेल है वो एग बना रहा है। तो अब आपके पास स्पर्म और एग दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं, और जब ये फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है इसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हो। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। दूसरा, अगर हम जूम करके देखें, अकरेंस किस किस्म का सेल है जिसके अंदर ये दो प्रोसेस हो सकते हैं, और ये चीजें हमें बड़े अच्छे से क्लियर है। माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स में होगी, और सोमैटिक सेल्स मैंने आपको बताए हुए हैं ना, वो बॉडी सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। यानी आपके जो गैमीट्स हैं, स्पर्म और एग सेल्स हैं, इनके अलावा आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं ये सोमैटिक सेल्स हैं। आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, या आप में हीलिंग हो रही है, रिपेयर का प्रोसेस हो रहा है, ये सारे प्रोसेस में आपके पास माइटोसिस हो रही है। और
सोमैटिक सेल में हो रही है। इसके बरक्स देखो मियोसिस। मियोसिस जो है ये आपके पास जर्म सेल्स में होती है। जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जो गैमीट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास वो सेल्स जब वो डिवाइड करके स्पर्म या एग बना रहे हैं उन्हें आप जर्म सेल्स बोल रहे हो। इनमें हमारे पास मियोसिस होती है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के और किसी सेल में ये प्रोसेस नहीं होगा। थर्ड डिफरेंस हमारे पास है नंबर ऑफ डिवीजन, यानी माइटोसिस जब हो रही है तो वो जो पेरेंट सेल था कितनी दफा वो डिवाइड करेगा। हमने देखा था माइटोसिस में जहां एक दफा डिवीजन होती है, मियोसिस के अंदर दो दफा सेल डिवाइड करता है। एक आपने देखा था मियोसिस 1 के नतीजे में डिवीजन होती है और दूसरी हमने मियोसिस 2 में डिवीजन देखी थी। तब जाके मियोसिस जब कंप्लीट हुई तो हमने देखा था एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स बन रहे थे, ठीक। आगे आपके पास है मदर सेल, ठीक है ना। मदर सेल वो सेल है, पेरेंट सेल है जिसने डिवाइड करना है, जिसमें माइटोसिस या मियोसिस होगी। तो माइटोसिस के केस में आप देखोगे हमारे पास चॉइस है कि आपके पास वो जो मदर सेल है, पेरेंट सेल है, ये हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। हम अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहां ऑप्शन नहीं है, यहां आपके पास डिप्लॉइड सेल है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो आप देखोगे कि जहां पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वहां पे भी माइटोसिस होती है। जबकि मियोसिस के केस में कंडीशन है, शर्त है, ये हमेशा डिप्लॉइड सेल में होगी। हमेशा ये बात याद रखनी है, कभी भी हैप्लॉइड में नहीं होगी, क्योंकि हैप्लॉइड में आप मजीद क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं कर सकते। और हमें मालूम है कि मियोसिस, स्पेशली मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स को हाफ किया जाता है। तो वो तभी मुमकिन है जब आपके पास मदर या पेरेंट सेल डिप्लॉइड है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं। अभी हमने बात की है माइटोसिस में 2 हैं तो मियोसिस में 4 हैं। 6 पे आपके पास कह रहा है क्रोमोसोम नंबर्स, इनके साथ क्या होने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि माइटोसिस के केस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने सेगमेंट एक्सचेंज नहीं करते। जैसे पेरेंट सेल्स के क्रोमोसोम्स हैं वो वैसे ही एज सच डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखते हो कि आपके पास क्रोमोसोम सेम रह रहे हैं, ना उनकी तादाद में कमी ज्यादती हो रही है, ना ही उनमें वेरिएशन आ रही है। जबकि यहां अगर हम देखें तो मियोसिस के केस में आपके पास इनकी तादाद हाफ हो जाती है डॉटर सेल्स के अंदर। 7th में हमें कह रहा है कि वो जो डॉटर सेल बना है उसका जेनेटिक मेकअप, यानी उसके क्रोमोसोम्स और डीएनए में क्या फर्क होगा, कोई वेरिएशन आएगी। तो हमने देखा माइटोसिस के केस में ये सिमिलर है, जबकि मियोसिस के केस में फर्क आता है। जो डॉटर सेल्स बनते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल, इनके क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से मुख्तलिफ होते हैं और हम इसकी 2 वजूहात पढ़ चुके हैं। याद है बिहा, फातिमा, वो क्या रीजन सी 2 जिनकी वजह से आप देख रहे थे कि मियोसिस के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बन रहे थे, डॉटर सेल्स बन रहे थे, उनमें वेरिएशन आ रही थी। क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा सेपरेशन इन एनाफेज। नहीं, हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी अभी अगर याद हो, वो जो मेटाफेज के दौरान सेल के सेंटर में क्रोमोसोम रैंडमली ऑर्गेनाइज हो रहे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब आपके पास सेल डिवाइड करने लगता है मियोसिस में तो हम देखते हैं मेटाफेज 1 के अंदर सेल के सेंटर में जब होमोलोगस पेयर, 2 क्रोमोसोम का जो पेयर है, जब ये सेल के सेंटर में 23 पेयर अरेंज होते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं होता कि एक साइड पे सभी वो क्रोमोसोम हो जो मदर साइड से आए हुए हैं और दूसरी साइड पे सभी वो क्रोमोसोम हो जो फादर साइड से हैं। इनकी ओरिएंटेशन टोटली डिफरेंट हो जाती है, ये भी वैरायटी लाती है। ठीक हो गया। 8th पॉइंट आपके पास प्रोफेस का है। हमने दोनों में देखा कि प्रोफेस हो रहे हैं। जो आपके पास माइटोसिस है, इसमें अगर आपको याद हो मैंने बताया था इनका सबसे क्रिटिकल फेज एनाफेज था। तो इसका मतलब है प्रोफेस उस तरह से सिग्निफिकेंट नहीं है, हर फेस इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। यहां हम देखें तो कहते हैं कंपैरेटिवली मियोसिस के प्रोफेस से, हम मियोसिस के प्रोफेस से कंपेयर कर रहे हैं। ये सिंपल होगा, इसका ड्यूरेशन भी कम होगा, कितना, चंद घंटों का हो सकता है,
ठीक है, अभी आपके पास मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी डिफरेंस में। मियोसिस में अगर हम देखें तो जब माइटोसिस के प्रोफेज से इसके प्रोफेज को, स्पेशली प्रोफेज 1 को कंपेयर करोगे ना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है माइटोसिस के निस्बत। ठीक है, और कहते हैं ये आपके पास लेंथ में भी लॉन्गर है, यहां ज्यादा टाइम लगता है। कितना? कहते हैं कई दिन तक ये फेज चलता रह सकता है। कहा माइटोसिस का प्रोफेज चंद घंटों में हो रहा है, और कहा आपके पास मियोसिस का, स्पेशली मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जो है ये कई दिनों तक चला जाते हैं। 9th पॉइंट हमारे पास है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारा हर सेल जो है उसके पास 46 क्रोमोसोम है, और हर सेल के अंदर होमोलोगस पेयर भी हैं। लेकिन अगर आप माइटोसिस के केस में देखते हो ना, तो जब सेल माइटोसिस के दौरान डिवाइड कर रहा होता है तो उस वक्त क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में बिहेव नहीं करते। मेरे अल्फाज पे फोकस करना है। माइटोसिस के केस में 46 क्रोमोसोम ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली बिहेव करते हैं, वो पेयर्स की फॉर्म में बिहेव नहीं करते। ठीक हो गया। जबकि मियोसिस में हमने देखा कि आपके पास क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में बिहेव करते हैं, तभी यह चीज मुमकिन होती है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ की जाती है। ले जी 10th पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर। ऑब्वियस है कि आपके पास जो माइटोसिस है यहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, जबकि आपके पास ये जो मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम है, क्रॉसिंग ओवर है, ये मियोसिस में होती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर भी और मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम भी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी। अगेन इसी से लिंक्ड है। अगला पॉइंट है क्यास्मेटा फॉर्मेशन। अब देखो मैं कितनी डेप्थ में गया हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैंने यहां पे एलैबोरेट किए ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो, क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा हो। माइटोसिस में कोई क्यास्मेटा नहीं है, जबकि मियोसिस में क्यास्मेटा फॉर्मेशन होती है, और हमें मालूम है कि क्यास्मेटा वो पॉइंट होता है जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट। सेंट्रोमेयर कैसे स्प्लिट करेगा? तो हमें मालूम है माइटोसिस के केस में आपके पास एनाफेज के दौरान सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास मियोसिस में एनाफेज 2 के दौरान सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जब एनाफेज 1 हुआ है उस वक्त तो क्रोमोसोम पेयर में थे, क्रोमोसोम पेयर अलग हुआ था। जबकि एनाफेज 2 के अंदर हमने देखा था इस तरह से हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर स्प्लिट किया था, और इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए थे। 13 पॉइंट आपके पास है रिजल्ट क्या है? दोनों जो प्रोसेस होते हैं तो क्या क्रिएट हो रहे हैं? तो आपके पास माइटोसिस जो है, आपके पास सेक्स सेल्स के अलावा, यानी जो आपके गैमीट्स हैं, इनके अलावा बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वहां माइटोसिस इन्वॉल्व है। ठीक है, जाइगोट जब बन गया था सिंगल सेल और ये डेवलप किया पूरे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, तो उस दौरान आपके पास सिर्फ माइटोसिस हो रही थी। मियोसिस तब होगी जब आपके पास गैमीट्स बनने हैं, इसके अलावा हर सेल माइटोसिस के थ्रू बन रहे हैं। और आपके पास मियोसिस इसके बरक्स सिर्फ सेक्स सेल्स तक लिमिटेड है। फीमेल में एग्स और मेल में स्पर्म सेल्स जो है इनकी प्रोडक्शन मियोसिस से होती है। लास्ट पे आपके पास है जी फंक्शन क्या है? अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पास माइटोसिस में, देखो मैं टर्म यूज कर रहा हूं सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा। एक सेल ने जब डिवाइड करना है तो मैंने आपको अभी बताया अदर देन गैमीट्स, जर्म सेल्स, जो पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है ह्यूमन बॉडी में वहां माइटोसिस है। तो वो जो सेल का डिवाइड करना है उसे मैंने कह दिया सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये जो आपकी बॉडी में ग्रोथ का प्रोसेस होता है, छोटा सा बेबी जो है वो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होता है, ये भी माइटोसिस के नतीजे में है, क्योंकि इस दौरान भी सेल डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, तभी हम ग्रो करते हैं। और रिपेयर का, जब भी आपके किसी बॉडी ऑर्गन या टिश्यू पे इंजरी आएगी तो वहां आप देखोगे जो सेल सेफ है ये डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके
न्यू सेल्स बनाते हैं, वहां भी माइटोसिस होती है। मियोसिस हमारे पास गैमीट्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और हमने देखा था कि मियोसिस का एक काम था, इसने जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बननी है तो इस दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन रखने, ये जिम्मेदारी भी मियोसिस के पास थी। और बहुत इंपॉर्टेंट, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये जो आप देखते हो हर जनरेशन में वेरिएशन आ रही है, ऑफ स्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से भी मुख्तलिफ हैं और सिबलिंग्स एक दूसरे से भी मुख्तलिफ हैं, ये सब मियोसिस के नतीजे में है। और फाइनली हम कहते हैं कि मियोसिस वो प्रोसेस है जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। हमारी बुक में इसी से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, रियल लाइफ से रिलेटेड, कि आपके पास मियोसिस के नतीजे में क्या एक अनयूजुअल काम हो रहा होता है जो कि कॉमन नहीं है। तो आप साइड बॉक्स देखोगे, आपके पास वहां एक मल्टीपल बर्थ्स का कंसेप्ट दिया हुआ है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एक से ज्यादा बेबीज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके ऊपर अगर हम देखें तो इसकी क्या वजह है, जनरली अभी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ग्रेड 12 सेकेंड ईयर में आपका ये डिटेल चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, वहां पे आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। अभी हम इंट्रो की हद तक रहते हैं। कहते हैं कि ओल्डर वुमेन जो है ना, इनमें ज्यादा चांस होते हैं मल्टीपल बेबीज के, मल्टीपल बर्थ्स के। और आजकल जो है स्पेशली हमारा ना भी, हमारे यहां कम है लेकिन वेस्टर्न कल्चर में तो ये बहुत ज्यादा है कि लेट एज में मैरिजेस हो रही हैं। तो ओल्डर वुमेन्स चूंकि लेट एज में मैरिजेस कर रही हैं, तो आप देख रहे हो फिर उनमें मल्टीपल बर्थ्स के चांसेस भी ज्यादा है। दूसरी बड़ी वजह जो हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में मल्टीपल बर्थ्स की, वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। ठीक है, इनफर्टिलिटी किसी भी वजह से हो सकती है, मल्टीपल रीजंस हैं जिस वजह से बेबी प्रोडक्शन, बेबी जो है उसकी फॉर्मेशन के प्रोसेस में इश्यू आता है। अब कहते हैं आपके पास बास्ट फर्टिलिटी ड्रग्स ऐसी हैं कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में जब वुमेन उन्हें इनटेक करती है तो हम देखते हैं जनरली जहां पे एक एग बनना चाहिए, बाज़ औक़ात वहां पे एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब एक से ज्यादा एग्स प्रोड्यूस होंगे तो एक से ज्यादा स्पर्म उन्हें फर्टिलाइज करेंगे, तो आपके पास अल्टीमेटली एक से ज्यादा जाइगोट बनेंगे और वो जाइगोट ग्रो करके मल्टीपल बेबीज प्रोड्यूस करेंगे। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसे हमने ग्रेड 12 में भी पढ़ना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम एग्स को स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन लैब में। ठीक है, लिविंग एनवायरनमेंट में नहीं, फीमेल बॉडी में नहीं, बाहर लैब के अंदर। ठीक है, और स्पर्म्स और एग्स को जब फर्टिलाइज कर देते हैं फिर उसे वुमेन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, एक से ज्यादा बेबीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये आपके पास कुछ वजूहात हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज जो है माजी की निस्बत मल्टीपल बर्थ्स का कंसेप्ट ज्यादा है। जैसे उसने एग्जाम्पल दी हुई है, यूएसए में 2009 में हमने देखा था कि आपके पास इसी मेथड से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से ऑक्टोप्लेट्स प्रोड्यूस हुए थे, यानी 8 बेबीज प्रोड्यूस हुए थे। तो ये ले जी, ये हमारा एसएलओ था। ठीक है, एसएलओ में जहां हमें कंपेयर करने का कहा गया माइटोसिस और मियोसिस को, आपने देखा हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से इसको कवर किया। अब हम आते हैं कि अगर इस पे एसएलओ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो देखो आपने ये सारी बातें एक्सपेंड करनी है। सिमिलैरिटीज पे तो इतना नहीं है, हमने डिफरेंसेस को बहुत डिटेल से पढ़ा है। ऐसे ही है, ये सारी बातें आप लोग पढ़ के आए हो, आप इन पे सेंटेंस बना सकते हो। शॉर्ट में तो नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग के लिए इन सारी स्टेटमेंट्स को सेंटेंस बनाओगे। आपकी हेडिंग होगी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, नीचे आप डिटेल से बताओगे कि ये माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है जहां पे एक पेरेंट इन्वॉल्व है, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। तो जब आप इन पॉइंट्स को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपकी जो मतलूबा लेंथ है, जो आपको मतलूब है, वो कंप्लीट हो जाएगी। बस आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ज्यादातर एक्सपीरियंस की बेस पे, एग्जामिनर ने तो एसएलओ बेस बनाना है, कहीं से भी कर लेगा, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है इस एसएलओ से ज्यादा चांस शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हैं। जी फातिमा। फातिमा का हैंड रेस था।
कोई क्वेश्चन नहीं है? सर हमारे प्री सेंडर पे ये क्वेश्चन आया था लॉन्ग। देख लो, इसलिए सेफ एंड पे रहते हुए कहना पड़ता है कि चूंकि एसएलओ बेस एग्जाम है और टीचर्स भी इस चीज से वाकिफ हैं, तो वो बच्चे को जो टिपिकल पुराना मेथड है कि जी फिक्स टॉपिक से फिक्स ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे हटके भी आपको तैयार किया जा रहा है और आपने तैयार रहना है। गुड फातिमा। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके पास इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस करें। नए एसएलओज हैं, नया एग्जाम पैटर्न है, हर टॉपिक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट नया एसएलओ इस चैप्टर का वो हमारा रह गया है स्टेम सेल। एक दफा आपने ये करना है कि बुक से जहां स्टेम सेल पढ़ लेना है एडवांस में, ताकि कल के लेक्चर में हम जल्दी उसे अंडरस्टैंड करें। वहीं लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने जो अनडिफरेंशिएटेड या अनस्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक था उसे भी पढ़ लेना है, क्योंकि ये उसके साथ लिंक करते हैं। कल इंशाल्लाह हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।